हम सभी ने अपनी लाइफ में एक से शानदार एक स्पेस मिशंस के बारे में तो जरूर पढ़ा है, बट व्हाट अबाउट अपोलो 16? असल में अपोलो 16 मिशन स्पेस हिस्ट्री का अभी तक का इकलौता ऐसा मिशन है जिसमें हमें ऐसे ऑथेंटिक वीडियो क्लिप्स और फोटोज देखने को मिले हैं जो काफी हद तक इस बात को क्लियर करते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब इस मिशन के दौरान नासा के ही एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा इतने ज्यादा पुख्ता एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया तो हम में से ऑलमोस्ट 90% लोगों को इस मिशन के बारे में जानकारी है क्यों नहीं? वेल गाइस, तैयार हो जाइए क्योंकि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको अपोलो 16 मिशन की पूरी इंफॉर्मेशन देगी, बल्कि आज मैं आपको सबसे पहली बार इस मिशन की वो साइड भी दिखाने वाला हूं जिसके बारे में नासा ये कभी भी नहीं चाहता है कि पूरी दुनिया में कोई भी उसे डिस्कस भी करे। क्योंकि गाइस, आज हम सबसे पहली बार इस मिशन के उन इंसिडेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे जिन्होंने इसे स्पेस हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन से सबसे ज्यादा रहस्यमय मिशन में कन्वर्ट किया। क्योंकि गाइस, ये है द रियलिटी ऑफ अपोलो 16 मिशन। अप्रैल 16, 1972 कैनेडी स्पेस सेंटर से दोपहर 12:54 पर एक पावरफुल सैटर्न 5 रॉकेट से ऑफिशियली अपोलो 16 मिशन को लॉन्च किया जाता है। ऑलमोस्ट हर एक अपोलो मिशन की तरह इस मिशन में भी 3 एस्ट्रोनॉट्स को सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें कमांडर जॉन डब्ल्यू योंग, ल्यूनर मॉड्यूल पायलट चार्ल्स ड्यूक जूनियर और कमांड मॉड्यूल पायलट केन मैटिंगली शामिल थे। अब देखो गाइस, भले ही ये अपोलो 16 मिशन बाकी के अपोलो मिशन की तरह ही लॉन्च हुआ हो, लेकिन टेक्निकली ये मिशन बाकी के सभी अपोलो मिशन से टोटल ही डिफरेंट था। असल में अपोलो 16 मिशन में नासा अपने इन एस्ट्रोनॉट्स को मून के डेस्कार्टिस हाईलैंड एरिया में लैंड कराना चाहता था। असल में गाइस, चांद का ये एरिया अभी तक ना सिर्फ अनएक्सप्लोर्ड था, बल्कि नासा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चांद का वन ऑफ द मिस्टीरियस एरिया भी था। और ऐसा सिर्फ इसलिए था दोस्तों क्योंकि चांद के इस एरिया को लेकर समय समय पर जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे उन सभी का डेटा आपस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करता था, जिसकी वजह से इतना एडवांस होने के बावजूद भी हमें साल 1972 तक ये भी नहीं पता था कि इस एरिया में मौजूद पत्थर और चट्टानें प्रैक्टिकली किस मटेरियल की बनी हुई हैं। और यही वो एक सबसे बड़ा कारण था जिसके चलते हुए इस मिशन के दौरान चांद पर गए एस्ट्रोनॉट्स को इसी एरिया के पत्थर और चट्टानों के सैंपल को भर भर कर अर्थ पर वापस लाना था। बट Here is a catch। असल में गाइस, अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो इस मिशन का वो ऑब्जेक्टिव है जिसे ऑफिशियली नासा के द्वारा पूरी दुनिया को बताया गया। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च इस मिशन और इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर करेंगे तो आपको ये साफ साफ नजर आएगा कि नासा ने इस पूरी दुनिया को जो कुछ भी बताया था प्रैक्टिकली वो उससे कर कुछ उलट ही रहा था। वेल, अब इतनी अजीब सी चीज मैंने क्यों बोली है, चलिए वो समझाता हूँ। असल में गाइस, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अपनी अपोलो 11 और अपोलो 13 मिशन वीडियो में यह बताया था कि अपोलो मिशन के दौरान जितने भी एस्ट्रोनॉट्स आउटर स्पेस में अर्थ से काफी दूर ट्रेवल कर चुके थे उन्होंने वहां पर अपने स्पेसक्राफ्ट के आसपास अजीब सी चमकीली रोशनियां देखी थी। इवन बात अगर अपोलो मिशन के सबसे फेमस एस्ट्रोनॉट्स यानी कि नील आर्मस्ट्रांग की जाए तो उन्होंने भी इन तरीके की रोशनियों को बार बार रिपोर्ट किया था। अब बात अगर अपोलो 16 मिशन के ऑब्जेक्टिव की जाए तो हमें कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलता है कि नासा मून सैंपल के साथ साथ इन तरीके की लाइट्स की रियलिटी को भी जानना चाहता था। तो प्रैक्टिकली अगर नासा के लिए ये लाइट्स एग्जिस्ट करती ही नहीं थी तो भाई फिर अपोलो 16 मिशन में एडवांस एल्फमिट डिवाइस का इस्तेमाल किया क्यों गया? असल में एल्फमिट डिवाइस एक मूविंग फ्लैश इमल्शन डिटेक्टर होता है जिसको नॉर्मली सभी अपोलो मिशन एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा हेलमेट पर वियर किया जाता है और इसका प्राइमरी काम स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के सामने से गुजरने वाली कॉस्मिक रेज को डिटेक्ट करने का होता है। लेकिन बात अगर अपोलो 16 मिशन की जाए तो इस मिशन में इस डिवाइस को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि अब इसका काम सिर्फ कॉस्मिक रेज को डिटेक्ट करना ही नहीं बल्कि उसको उन सभी टाइम और लोकेशन को भी स्टोर करना था जहां पर स्पेस में तेज फ्लैशेस या फिर लाइट्स नजर आती। इंटरेस्टिंगली, इस मिशन में कमांड मॉड्यूल पायलट केन मैटिंगली के हेलमेट पर इस डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि इस पूरे ही मिशन के दौरान मैटिंगली ने कमांड सेंटर से 20 बार ये रिपोर्ट कराया था कि भाई उन्हें प्रैक्टिकली अपने स्पेसक्राफ्ट के आसपास चमकती हुई रोशनियां नजर आ रही हैं। हैरानी की बात यह थी दोस्तों कि अर्थ पर वापस आने के बाद जब इस डिवाइस की डेटा को कलेक्ट किया गया तो सभी रिसर्चर्स ये देखकर हैरान थे कि मैटिंगली ने जब
कब जब और जितने बजे अजीब सी लाइट्स स्पेस में देखने का जिक्र किया था, ठीक उसी वक्त इस डिवाइस ने भी ये डिटेक्ट किया कि स्पेसक्राफ्ट के आसपास तेज फ्लैशेस मौजूद थी। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि इस डेटा ने ये भी क्लियर किया कि भाई उन लाइट्स का और कॉस्मिक रेज का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था, जिससे काफी हद तक तो ये बात क्लियर होती है कि भाई अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने जिन अजीबोगरीब लाइट्स का जिक्र बार बार नासा को किया है वो सिर्फ उनका भ्रम तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर ये चीज एस्ट्रोनॉट्स का भ्रम नहीं है तो भाई ये है तो है क्या? वेल गाइज, इस रात से भी पर्दा उठाने का काम इसी मिशन ने आगे चलकर किया। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। अप्रैल 23, 1972 अपोलो 16 मिशन अपनी टाइमलाइन के अनुसार आगे बढ़ रहा है। असल में इस मिशन की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इस समय कमांड मॉड्यूल पायलट किंग मैटिंगली को मॉड्यूलर के अंदर बैठकर मून का ऑर्बिट करना है, तो वहीं बाकी के बचे हुए 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतरकर अलग अलग तरीके के सैंपल्स को कलेक्ट करना है। इंटरेस्टिंगली मून का ऑर्बिट करते करते जैसे ही मैटिंगली का मॉड्यूलर चांद की फार साइड में एंट्री करता है, उनका कम्युनिकेशन अर्थ से टूट जाता है, जो होना नेचुरली भी है क्योंकि वहां पर अर्थ से कोई भी सिग्नल नहीं पहुंच पाता। लेकिन हैरानी की बात यह थी दोस्तों कि जैसे ही मैटिंगली मून की फार साइड के अंदर एंट्री लेते हैं, वो ये नोटिस करते हैं कि एक बहुत तेज चमकीली रोशनी स्पीड के साथ उनके मॉड्यूलर के सामने से गुजरी है। अब क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो मैटिंगली अपने सारे ही काम को छोड़कर तुरंत ही मॉड्यूलर की विंडो से बाहर झांकना शुरू करते हैं, जहां पर उन्हें एक बेहद ही अजीब सी चीज देखने को मिलती है। असल में मैटिंगली के अकॉर्डिंग उन्हें मून के होराइजन के पास बहुत सी रोशनियां एक बेहद ही अजीब से पैटर्न में जलती और बुझती हुई दिखाई दे रही थी। अब देखो गाइस, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो फाइनली मैटिंगली ने उनकी वीडियोस को भी शूट किया, जो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है। अब गाइस, क्योंकि उस वक्त मैटिंगली अर्थ पर मौजूद कमांड सेंटर से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे तो उन्होंने बाकायदा एक ऑडियो को भी रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने ये बोला, समय आगे बीतता है और ये इंसिडेंट कई मिनट तक लगातार चलता है, जिसके बाद जैसे ही मैटिंगली मून की फार साइड से ऑर्बिट करके बाहर आते हैं, वो तुरंत ही नासा कमांड सेंटर को इस सारे ही इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। एंड गेस व्हाट भाई, ये सुनकर नासा के सभी रिसर्चर्स लिटरली हिल जाते हैं, क्योंकि गाइस ये सेम वही इंसिडेंट था जो आज से कई साल पहले अपोलो 10 के एस्ट्रोनॉट्स ने भी रिपोर्ट किया था, जिससे काफी हद तक ये बात क्लियर होती थी कि शायद मून की फार साइड में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जो वहां पर नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई ये था तो था क्या? वेल गाइस, इसका काफी हद तक हमें जवाब देखने को मिला 27 अप्रैल 1972 को। असल में मैटिंगली के द्वारा ये अजीब सा इंसिडेंट देखे जाने के बाद इसकी सच्चाई जानने के लिए नासा ने बहुत ही अलग अलग लेवल की मीटिंग्स को भी सेटअप किया। इंटरेस्टिंगली इनिशियल रिपोर्ट में नासा के इंजीनियर्स को ये लगा कि शायद कोई मीटरॉइड या फिर स्पेस जंक हो सकता है जो कि सनलाइट आने की वजह से मैटिंगली को चमकता हुआ नजर आया हो। लेकिन ये थ्योरी ज्यादा दमदार नहीं निकली, क्योंकि मैटिंगली के अकॉर्डिंग उन्होंने इन तरीके की रोशनियों को मिशन टाइम के अकॉर्डिंग 12307 पर देखा था। और बात अगर उस समय की सैटेलाइट डेटा की जाए तो अपोलो 16 मिशन के मॉड्यूलर के आसपास या फिर दूर दूर तक भी उस समय कोई भी मीटरॉइड या फिर स्पेस जंक मौजूद नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट के ऊपर स्पेशली अल्ट्रावायलेट कैमरास और सेंसर को भी लगाया गया था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि एक सिंगल भी कैमरा और सेंसर ने किसी भी तरीके के एबनॉर्मल डेटा को स्टोर तक नहीं किया, जिसके चलते हुए नासा तुरंत ही दूसरे कंक्लूजन पर पहुंचता है और वो ये कहते हैं कि शायद ये मैटिंगली का वहम हो सकता है। बट भाई, अगर ये मैटिंगली का सिर्फ वहम ही था तो उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो में सेम वही अजीब सा लाइट वाला पैटर्न भाई वो कैसे रिकॉर्ड हो सकता था? वेल गाइस, इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है और फाइनली 27 अप्रैल 1972 को नासा ऑफिशियली एक रिपोर्ट को पब्लिश करता है, जिसमें उनके द्वारा ये बताया जाता है कि मैटिंगली ने जिस भी अजीब सी लाइट्स को देखा था वो कुछ और नहीं बल्कि कॉस्मिक रेज का रिएक्शन था। असल में स्पेस में कॉस्मिक रेज हर वक्त ही मौजूद होती है और नो मैटर कि आप
कितने मोटे हेलमेट या फिर कोई भी गैजेट को वियर करो, वो फिर भी आपके आंखों के अंदर चली ही जाती है। इंटरेस्टिंगली, जैसे ही कॉस्मिक रेज के पार्टिकल इंसानी आंखों के अंदर जाते हैं, ये हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करने लगते हैं और उस कंडीशन में हमारा ब्रेन हमारे विजन में अजीब सी चमकती हुई लाइट्स को दिखाने लगता है और ये बात मेडिकली प्रूवन है। और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए 27 अप्रैल 1972 को नासा ने ऑफिशियली जो रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी, उसमें क्लियरली ये बोला कि भाई ये मैटिंगली का वहम था और कोई भी कॉस्मिक रेस के पार्टिकल उनकी आंखों के अंदर चले गए थे। लेकिन गाइस, इस थ्योरी के साथ दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पहला, अगर किसी भी इंसान की आंखों के रेटिना में ये कॉस्मिक रेस जाती हैं, तो नो मैटर वो नीचे देखे, सामने देखे या भाई कहीं पर भी देखे, वो लाइट वाले पार्टिकल हर एक जगह पर उसे नजर आएंगे। लेकिन बात अगर मैटिंगली के ऑफिशियल स्टेटमेंट की जाए तो उन्होंने वो लाइट सिर्फ मून के होराइजन के पास ही देखी थी। एंड सेकेंडली, भाई ये कॉस्मिक रेस वाली गड़बड़ी सिर्फ इंसानी आंखों के साथ ही होती है, कैमरा के साथ नहीं हो सकती। तो अगर ये मान भी लिया जाए कि मैटिंगली की आंखों के साथ एक प्रॉब्लम थी, तो फिर आखिर उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियोस में भाई वहां फ्लैशेस कैसे दिख सकते थे? वेल गाइस, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका आज तक भी नासा के द्वारा हमें जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन गाइस, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि आप सच को चाहे कितना भी दबाने की कोशिश कर ले, वो एक ना एक दिन दुनिया के सामने तो आ ही जाता है। और उसी की तर्ज पर कुछ ही देर के बाद इस मिशन में कुछ ऐसी चीज होती है जिसने लिटरली भाई इस मिशन को स्पेस हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रहस्यमय मिशन बना दिया। 26 अप्रैल 1972, जहां एक तरफ नासा मैटिंगली के द्वारा बताए गए उस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने की अपनी रिपोर्ट को तैयार कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अपोलो 16 मिशन के स्पेसक्राफ्ट के बाहर लगे कैमरा ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया जिसने आगे आने वाले कई दशकों तक नासा की भाई लिटरली नींदें उड़ाकर रखी। असल में गाइस, 27 अप्रैल 1972 को अपोलो 16 मिशन सक्सेसफुली पैसिफिक ओशियन में लैंड करता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली ये मिशन मून से अलग अलग पत्थर और रॉक्स के सैंपल लाने में सक्सेसफुल हुआ। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि ये मिशन सिर्फ मून से रॉक्स और अलग अलग चीजों के सैंपल ही नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज को भी लेकर आया है जो आगे चलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक ही झटके में बदल देगी। असल में गाइस, इस मिशन के सक्सेसफुली लैंड करने के बाद नासा उनके स्पेसक्राफ्ट में लगे हुए सेंसर और कैमरास के डेटा को कलेक्ट करना शुरू करता है। इंटरेस्टिंगली, इस डेटा में उनके सामने एक 7 सेकंड की वीडियो क्लिप भी आती है जिसमें एक अजीब सा डिस्क नुमा ऑब्जेक्ट उस समय उनके स्पेसक्राफ्ट के आसपास हवर करता हुआ साफ साफ नजर आता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि जब इस वीडियो को पॉज करके प्रॉपर इस ऑब्जेक्ट के फ्रेम को देखा जाता है तो आपको इस पर एक अजीब सा टॉम्ब यानी कि गुम्मद बना हुआ भी नजर आता है। बट वेट अ सेकंड, भाई आखिर आउटर स्पेस में मून के पास इस तरीके का ऑब्जेक्ट हो कैसे सकता है? वेल गाइस, जैसे ही ये चीज नासा के सामने आई, नासा ने हर एक एंगल से इस वीडियो को एनालाइज करना शुरू किया। इनिशियल स्टेज पर इस वीडियो क्लिप को इन्वेस्टिगेट करने के बाद नासा इंजीनियर जेम्स ओबर्ग ने ये थ्योरी दुनिया के सामने रखी कि भाई ये कुछ और नहीं बल्कि हमारा प्लेनेट अर्थ ही है। हालांकि क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसी भी एंगल से अर्थ नहीं लग रहा था, तो भाई उनकी इस थ्योरी पर बहुत बड़े स्केल में सवालिया निशान उठे, जिसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने ये बताया कि क्योंकि उस स्पेसक्राफ्ट पर 16 mm का डाटा एक्विजिशन कैमरा यानी कि DAC को इंस्टॉल किया गया था, तो उसी वजह से क्वालिटी खराब होने के कारण हमें हमारा प्लेनेट अर्थ कुछ इस तरीके का एक UFO जैसी शेप का नजर आ रहा है। हालांकि शायद ओबर्ग को ये लग रहा था कि उनकी इस थ्योरी के बाद कोई भी इसे क्रॉस चेक नहीं करेगा और पूरी दुनिया इसे सच मान लेगी, बट सैडली ऐसा हुआ नहीं। असल में ये थ्योरी सामने आने के बाद अलग अलग एजेंसीज के रिसर्चर्स ने ऑथेंटिकली ये प्रूफ करके दिखाया कि जिस टाइम और जिस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया गया था, अर्थ उस समय उस डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकती थी। तो टेक्निकली ये बोलना कि भाई ये हमारा प्लेनेट अर्थ है, भाई जेन्युइनली ये चीज सच हो ही नहीं सकती। और देखो गाइस, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए ये चीज प्रूफ हो जाने के बाद ओबर्ग ने ऑफिशियली दुनिया के सामने आकर माफी भी मांगी थी। लेकिन इसके बाद एक सवाल और बहुत बड़े स्केल में खड़ा होता है और वो ये है दोस्तों कि अगर ये चीज हमारा प्लेनेट अर्थ नहीं है तो भाई ये है क्या? वेल गाइस, आगे आने वाले कई दशकों तक नासा ने हर एक एंगल से इस ऑब्जेक्ट की रियलिटी को पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, बट सैडली नासा को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये चीज स्पेस में उस समय वहां पर कर क्या रही थी। समय आगे बीता और धीरे धीरे ये मामला पूरे ही तरीके से शांत हो गया,
बट फॉर्चुनेटली उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने एक ही झटके में इस पूरे ही इंसिडेंट को पूरी दुनिया में वायरल करा दिया। असल में गाइस साल 1990 के आसपास नासा ने अपनी सभी वीडियो फुटेजेस को डिजिटलाइज करने का फैसला किया, जिसके चलते हुए साल 1990 के आसपास ही अपोलो 16 की ये वीडियो फुटेज लीक हो गई। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जैसे ही ये वीडियो फुटेज ओपन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, सालों से शांत हुए मामला दोबारा से सुर्खियों में आ गया, जिसके चलते हुए बहुत बड़े स्केल पर लोगों ने नासा के ऊपर इसकी सच्चाई बताने के प्रेशर को डाला और फाइनली फिर उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके नासा ने इस ऑब्जेक्ट की जो रियलिटी दुनिया के सामने बताई, उससे भाई ये मामला सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ गया। असल में गाइज साल 2004 में यानी कि इस वीडियो क्लिप के शूट होने के लगभग 32 साल के बाद नासा ने इसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए ऑफिशियली अपनी नासा SP315 नाम की एक रिपोर्ट को दुनिया के सामने रखा, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया कि जॉनसन स्पेस सेंटर इमेज साइंस एंड एनालिसिस ग्रुप ने स्पेशली एक ऐसे प्रोग्राम को डेवलप किया है जो इस इमेज की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता था, और इस बेसिस पर हमें ये पता चला है कि भाई ये कोई यूएफओ नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट्स की स्पेसशिप की फ्लड लाइट है। असल में गाइस स्पेसक्राफ्ट का जो मॉड्यूलर होता है उसमें एक आर्म जैसी रॉड को इंस्टॉल किया जाता है और उसके एंड पर एक फ्लड लाइट को लगाया जाता है, और नॉर्मली उसका काम स्पेस वॉक के दौरान मॉड्यूलर और आसपास की चीजों को अच्छे तरीके से देखने में किया जाता है। अब नॉर्मली नासा का प्रोटोकॉल ये कहता है कि जैसे ही आप स्पेस वॉक करके वापस मॉड्यूलर के अंदर बैठेंगे, आपको उस आर्म को फोल्ड करके वापस अपनी जगह पर सेट करना होगा। लेकिन इस रिपोर्ट में नासा ये क्लियरली बोलता है कि भाई मैटिंगली से शायद यहाँ पर एक गलती हुई थी, और जब वो लोग मून से अर्थ की तरफ वापस चले तब उन्होंने इस आर्म को खुला छोड़ दिया। अब क्योंकि सनलाइट साइड डायरेक्शन से पड़ रही थी, तो कैमरा ने जिस इमेज को कैप्चर किया है वो सिर्फ फ्लड लाइट का ही रिफ्लेक्शन था। अब देखो गाइस, यहाँ पर 2 मिनट के लिए नासा की रिपोर्ट को साइड में रखते हैं और खुद थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपके लिए ये इमेज निकाली है, ये है अपोलो 16 मिशन में यूज होने वाली फ्लड लाइट। अब अगर आप अच्छे तरीके से इस इमेज को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि फ्लड लाइट एवं हवा में नहीं टिकी हुई होती है, बल्कि इसको काफी मोटी एक रॉड के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो अगर किसी भी एंगल से कोई कैमरा इस फ्लड लाइट की इमेज को क्लिक करने का ट्राई करेगा तो रिफ्लेक्शन में सिर्फ फ्लड लाइट ही नहीं बल्कि जो आर्म है भाई इसका भी रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन बात अगर इस इमेज या फिर वीडियो क्लिप की जाए तो इसमें कहीं पर भी हमें इस आर्म का रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं और ये मान लिया जाए कि चलो ठीक है ये फ्लड लाइट ही है, तो एक बात यहाँ पर क्लियर होती है कि उस समय देखो ये फ्लड लाइट जल नहीं रही थी, क्योंकि देखो नॉर्मली फ्लड लाइट का काम बहुत ज्यादा रोशनी को जनरेट करना होता है। अब इस केस में अगर ये लाइट जल रही होती और उस समय कैमरा कोई भी इमेज को क्लिक करता तो भाई आसपास की चीजें हमें दिखती नहीं, क्योंकि लाइट जल रही होती और उस समय इमेज में सिर्फ हमें व्हाइट फ्लैश ही नजर आता, जिससे ये बात प्रूफ होती है कि जब भी इस इमेज को क्लिक किया गया ये फ्लड लाइट नहीं जल रही थी। जिससे एक और बात आसानी से क्लियर हो जाती है कि भाई स्पेस वॉक उस हिसाब से फिर रिसेंटली नहीं की गई थी, वो शायद कई घंटों पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो उस केस में अगर हम ये भी मान लें कि नासा की रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है वो सच ही है, तब भी भाई मैटिंगली के पास प्रॉपर इतना समय मौजूद था कि वो दोबारा से मॉड्यूलर के बाहर जाकर उस आर्म को फोल्ड कर सकते थे और अपनी गलती को सुधार सकते थे, क्योंकि टेक्निकली ऐसा ना करके भाई आप सीधा नासा के प्रोटोकॉल को ही तोड़ रहे हो, जो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी रेस्पेक्टेड एस्ट्रोनॉट्स भाई अपने करियर में ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। तो चीजों को अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई ये बोलना कि आर्म खुली हुई भूल गए थे मैटिंगली, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। एंड थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है दोस्तों कि साल 2004 में नासा ने ये बोला कि जब हमने इस इमेज के एक्सपोजर को बढ़ाकर देखा तो भाई फाइनली हमें वो आर्म भी दिखाई दे गई। तो अब इस पॉइंट पर आप सब कुछ छोड़ो, मैं बहुत सिंपल सी एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई किसी भी इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ाना या फिर एक्सपोजर को बढ़ाना, भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बेसिक इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। मतलब कोई इमेज हमारे पास आएगी तो भाई शायद सबसे पहले यही काम होंगे कि हम उसकी ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट को ऊपर नीचे करके देखेंगे कि भाई इसकी रियलिटी क्या है। तो ये एक्सपोजर बढ़ाने में 32 सालों का समय लग गया और उसके बाद ये बताया गया कि आर्म भी दिख गई। हालांकि ओरिजिनल इमेज में तो एक्सपोजर बढ़ाने के बाद भी ये नहीं दिख रहा है, पर चलो मान लेते हैं कि आर्म थी। बट यहाँ पर ये चीज बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स को खड़ा करते हैं, और इसलिए भी गाइज अब ये सारी ही चीजें जानने के बाद अब आपको खुद ये डिसाइड करना है कि क्या ये फ्लड लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। और आपके दिमाग में जो भी आंसर आए उसको तुरंत आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, क्योंकि मे बी शायद हम इस मिस्ट्री के एक ऐसे एंगल को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसके बारे में कोई ज्यादा नहीं सोच पाया हो। अब देखो गाइज, सच बात तो यह है कि साल 2004 में नासा ने अपनी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन देकर इस इंसिडेंट और इस इमेज की तरफ दोबारा से कभी अपने मुंह को भी नहीं किया।
किया। लेकिन आज भी बात अगर बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स और बहुत बड़ी पॉपुलेशन की जाए तो वो सभी क्लियरली ये मानते हैं कि शायद उस वक्त उस मॉड्यूलर के आसपास कुछ सेकंड्स के लिए कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट तो मौजूद था जो उन पर या तो नजर रख रहा था या शायद उन्हें वार्न कर रहा था। हालांकि गाइस अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्पेस में दिखने वाली हर एक चीज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या फिर एलियन ही होती है। हो सकता है कि ये कुछ और फिनोमेना हो जिसके बारे में हमें नहीं पता हो। वेल आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप गाइज आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। गाइज इस वीडियो को 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते एक ऐसी मिस्ट्री को खोलते हैं जिसके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं पाते। तो मिलते हैं एक और फ्रेश एपिसोड के साथ। टिल देन जय हिंद।